समाज में स्त्री पुरुष की बराबरी का जिक्र उन्होंने किया। और दूसरा जो ये सत्र है, सहना और कहना। जो सहता रहा उसे कहने का वक्त मिलना चाहिए, मिल रहा है। यहाँ से फिर हमारे अस्मिता मूलक विमर्श शुरू होते हैं, खास करके साहित्य में। तो ये जो अस्मिता मूलक विमर्श है, जो पहले स्त्रीवादी साहित्य की बात करते हैं, फिर दलित चेतना की बात करते हैं, फिर आदिवासी स्वर आता है, और उसके बाद में दूसरे भी विमर्श शुरू हो रहे हैं, चाहे थर्ड जेंडर की बात है या दिव्यांग है या ओबीसी है, माइनॉरिटीज है, और भी आएंगे। जब इन पे बात होती है, बहुत तो समझदार लोग वो ये कहते हैं कि साहित्य तो साहित्य होता है, कि इसमें ये इसका साहित्य, उसका साहित्य, स्त्री का साहित्य, दलित का, आदिवासी और न जाने और कितने कितने तैयारी में है इस विमर्श के जो है माहौल में प्रवेश करने के लिए। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि जब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है, और जब मैं उस साहित्य में, परंपरागत साहित्य में समाज के विभिन्न तबकों को देखता हूं, तो स्त्री किस रूप में अभिव्यक्त होती रही है और कितना उसको स्पेस दिया गया है, और आधिकारिकता और जगह, ये दोनों ही अर्थों में स्त्री की बात आती है, दलित की आती है, आदिवासी की आती है। तो इन लोगों को स्पेस भी कम दिया गया और आधिकारिकता के आधार पर उनकी अभिव्यक्ति भी कमजोर रही। इसलिए ये स्वर सामने आए जिनका हमें स्वागत करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई मुझसे पूछे कि तुम्हें कैसा हिंदुस्तान चाहिए, तो मैं कहूँ मुझे आधा अधूरा, कटा फटा, ऊंचा नीचा, टेढ़ा मेढ़ा ये नहीं चाहिए, मुकम्मल हिंदुस्तान चाहिए। और मुकम्मल हिंदुस्तान है तो इस स्त्री के दुख सुख पूरी तरह आने चाहिए जैसा वो महसूस करती है। दलित के भी वैसे ही आना चाहिए, आदिवासी के भी वैसे ही आना चाहिए। जो कुछ छूट गया उसको पूरा करने की ये कवायद है। इसलिए इन अस्मिता मूलक विमर्शों पर हमको इनका स्वागत करना चाहिए और ये मानना चाहिए कि ये, अगर भारतीय संदर्भ में बात करें तो पूरी एक साहित्य का राष्ट्रीय चरित्र गढ़ने की एक प्रयास है। और इनके लिए फिर मैं किसी का शेर है कि किस्तों में मेरा कत्ल हुआ है कुछ इस तरह, किस्तों में मेरा कत्ल हुआ है कुछ इस तरह, कातिल बदल गए कभी खंजर बदल गए। तो ये जो अस्मिता मूलक विमर्शों की बात आती है, तो मुझे लगता है कि इनके जो मूलभूत अधिकार है, या इनका जो एक आदमी होने की गरिमा है, जिससे आदमियत की जिस मान उसकी बद्री प्रसाद जी बात कर रहे थे, बद्रीनारायण जी, जिस आदमी को गढ़ने की बात आदरणीय त्रिपाठी जी कर रहे थे, वहाँ ये आदमी बीच में आता है। और यही आदमी है जो ज्यादा सहरा है, तो उसको कहने का एक मौका। आदिवासी का जहां तक सवाल है, तो मैं अभी इस फर्स्ट राउंड में इतना ही कहूंगा कि इस देश की जो मूल मानवता है, प्रोटो द्रविडियन मानवता, वो पहले यहाँ पे है। कौन कहा उसको छोड़ दीजिएगा। पूरी दुनिया में मानव समूहों का आना जाना लगा रहा। मैं समझता हूँ आवाज आ रही है। एक थ्योरी ये आई कि होमो सेपियंस अफ्रीका से निकले। अभी लेटेस्ट थ्योरी ये आ रही है कि नर्मदा में जो इंसान था वो होमो सेपियंस से ही पहले धरती पे आ गया था। तो वो आना जाना, लेकिन मैं जब कहता हूँ मूल मानवता, तो मेरा अर्थ ये है ज्ञात प्राचीनता के अर्थ में मूल मानवता, वो जो प्रोटो द्रविडियन है।
जिसका इंडस वैली से ताल्लुक है, फिर द्रविडियन है, फिर आर्यंस है, ये एक दौर चलता है। और आज वो मूल मानवता जिसे हम आदिवासी समुदाय के रूप में चिन्हित करते हैं, वो उसके साथ ट्रीटमेंट किस तरह का किया गया इतिहास में और अब किया जा रहा है। और लोग तो अपने मनुष्य होने की गरिमा, भौतिक आधारभूत सुविधाएं उनकी बात करते हैं, वो आदिवासी समाज तो अपनी अस्तित्व के लिए जूझ रहा है। तो वो अब पहले देखे माइथोलॉजी में तो उसको कोई राक्षस, दैत्य, दानव, असुर वगैरह कह करके डिह्यूमनाइज किया, मनुष्य की श्रेणी से खारिज किया। जबकि जितने भी सभ्यताओं के उत्खनन हुए हैं, कोई इस तरह का अवशेष या फोसिल्स नहीं मिले। डायनासोर के मिले हैं, और भी चीजों के मिले हैं, जीव जंतुओं के मिले हैं, गढ़ा गया। बहुत सारे एग्जाम्पल्स प्राचीन काल में भी आते हैं। जब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ और लोग तो लड़ना शुरू करते हैं 1857 में, और आदिवासी समाज लड़ रहा है शुरुआती दौर में 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद में पूर्वी भारत में कलकत्ता सेंट्रल ईस्ट इंडिया कंपनी का राज स्थापित होता है। तभी से आदिवासी विद्रोह शुरू हो जाते हैं। भूमिज विद्रोह है, भारिया विद्रोह है, कोट विद्रोह है, और वो पूरे 1760, 62, 64 से लेकर के लगातार 1947 तक चलते हैं। चूंकि वो विद्रोह कर रहे थे, अंग्रेजी हुकूमत को चैन से राज नहीं करने दे रहे थे, इसलिए उनके खिलाफ क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 लाया गया और करीब करीब सभी आदिम समुदाय को उसमें डाल दिया गया और उन पर 100 तरह की पाबंदियां लगा दी गई। और आज भी जो हो रहा है, अगर वो जल जंगल जमीन की बात करता है, अगर वो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की बात करता है, जिसका संरक्षण उसने ट्रस्टी और कस्टोडियन के हैसियत से किया, अगर उसको पता होता है कि ऐसा दौर आएगा जब विकास या आर्थिक उन्नति प्राकृतिक संसाधनों की कीमत पर, उनके अत्यधिक दोहन की पर ही बढ़ेगा, तो वो भी अपने मालिकाना हक जताता, वो ट्रस्टी या कस्टोडियन तक सीमित नहीं रहता। उसने सामूहिक जो अधिकार है उसकी बात की, निजी संपत्ति की बात नहीं की उसने। वो जब आज बात करता है इन संसाधनों जल जंगल जमीन की, तो हम कहते हैं वो विकास विरोधी है। विकास विरोधी है तो वो राष्ट्र विरोधी है, और राष्ट्र विरोधी है तो वो सब कुछ विरोधी है। फिर उसके आप कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ाए। बेहद अहम बात इन्होंने कही कि जब आदिवासी समुदाय, वंचित समुदाय अपने अधिकारों की बात करता है, जल जंगल जमीन की बात करता है, तो उसे विकास का विरोधी बताते हैं। एक आदिवासी समुदाय, दलित समुदाय, वंचित समुदाय, जब वंचितों की बात करते हैं तो मैं एक जानकारी आप तक लाना चाहती हूँ। जब भारत आजाद हुआ था, उस टाइम में अंग्रेजों का लगाया हुआ एक ऐसा कानून था जिसके अनुसार एक खास समुदाय के बच्चे भी पैदा होते ही अपराधी करार दे दिए जाते थे। उन्हें हम नोमैड्स या घुमंतू के तौर पर जानते हैं। जब 1947 में देश की आजादी के वक्त भी बहुत सारे घुमंतू थे हमारे आसपास। हम इतने सारे अधिकारों की बात करते हैं, इतने सारे एक्ट्स की बात करते हैं, बेटरमेंट की बात करते हैं, सोशल वेलफेयर की बात करते हैं, पर घुमंतुओं के साथ क्या हुआ है, क्या उनकी जिंदगी कैसी है, घुमंतुओं के स्त्री पुरुष बच्चे कैसे हैं। जब हम सोशल मीडिया की बात अभी थोड़ी देर पहले हो रही थी तो लोग कह रहे थे इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है। मैं सोशल मीडिया को धन्यवाद देना चाहूंगी कि रमाशंकर सिंह जी को मैं लगातार वहाँ पर पढ़ती रही, सोशल मीडिया के माध्यम से ही मैंने इन्हें जाना और इन्हें लगातार पढ़ती रही वहाँ पर। और एक जो बहुत जरूरी बात रमाशंकर जी कहते हैं वो हम घुमंतुओं के बारे में कहना चाहते हैं। एटलीस्ट लोगों के पास आवाज है क्या, और हम जब कहने की बात करेंगे तो घुमंतुओं के पास लगभग आवाज भी नहीं। सर, क्या आप एक दृष्टि डाल सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि उनके पूरे जीवन में कहना और सहना कहाँ स्टैंड करता है, या कहने जैसी कोई बात उनके लिए है ही नहीं, वो सिर्फ सह रहे हैं, लगातार और लगातार सहते चले जा रहे हैं। वे कहाँ है हमारे समाज की, मैं आपसे पूछना चाहूँगी। शुक्रिया। सुधा मैम ने सभी बात कह दी। आप एक उपन्यास डान पढ़िएगा, बहुत शानदार उपन्यास है। और वो
डांग नाम से है, डांग आदिवासी। हिस्ट्री के हमारे पंकज भाई बैठे हैं, विवेक बैठे हैं और कई लोग इतिहास के लोग हैं, बाकी साहब बैठे हैं और जो लोग इसके काम, तो पढ़ना चाहिए। डांग नाम से ही इलाका है, वहाँ के आदिवासियों का है। तो एक तो बात ये हुई कि अगर आप जो खूब अच्छे से देख पा रहे हैं, सारी लाइट हम लोगों के, इसको ऑफ कैसे नहीं, ये मैंने रूपक में कहे इसको ऑफ कर दी, आप ये नहीं देख पाएंगे। भारत में बहुत सारी लाइट दिल्ली पे है, तो यहाँ जो बात होती है उसको तो आप सुन लेते हैं, जो विमर्श यहाँ पैदा होते हैं उनको आप सुन लेते हैं, जो यहाँ जो श्रेणियां बनाई जाती हैं उन पर बात चलने लगती है, उस पर एक अश्लीलता मूलक बात आने लगती है, एक वोटिंग की राजनीति हो जाती है, तो उसको आप सुन पाते हैं। ऐसे लोग जिन पर लाइट नहीं पड़ रही है वह क्या करें, और लाइट पड़ी तो गूंगे। बात यही नहीं है कि बात कही जा रही, जो उधर से बोल रहा है वो एक आदमी ढूंढ रहा है जिससे वो बात कहे। मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करता हूँ। मैंने 6 साल लगा के पीएचडी की, और एक समुदाय है उत्तर प्रदेश में, धरकार, बसूर, बसों, डोम, अंगी, ये 5 जातियां हैं अनुसूचित जातियों में जो बांस का काम करती हैं, और सब के सब बहुत दिक्कत में हैं। तो मैं उनसे रोज जाता, रोज मिलता, रोज जाता, रोज मिलता, और आप विश्वास कीजिए कि 3 साल तक मैंने उनसे कोई सवाल नहीं पूछा, कि मैं उनसे मिलना चाहता था कि इनका सवाल क्या है। तो सुबह बात हो रही थी, बत्ती सर कह रहे थे सुबह में कुछ देर पहले कि सवाल किसका है, सवाल किताब में पढ़ा है, सवाल सुपरवाइजर का दिया है, किसी आदमी का दिया है, किसी एनजीओ ने कहा ये सवाल जाके पूछो, या सवाल उस कम्युनिटी से आया है। तो जब मुझे वो सवाल मिलने लगे तो मैंने बात पूछी। फिर जीएन देवी साहब से मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि जो तुम लिखे हो उसको समझते भी हैं। तो हमने कहा कि मुझे विचार करना चाहिए। तो हम और हमारे यहाँ डॉक्टर अर्चना सिंह, हमारे कई दोस्त, हम लोग गए और कहा ये मेरी पीएचडी पब्लिश होने वाली है, देख लो ये है। तो उन्होंने कहा कि कुछ बात तो तुमने बढ़ा चढ़ा कर लिखी है, कुछ बात तुम समझ नहीं पाए हो, और कुछ जो बात हमने कही थी उसको गलत समझ लिए हो, तो इसको ठीक से समझो, ठीक से लिखो। तो लिख लिया, पीएचडी मेरी जमा हुई, और जैसा उस पीएचडी जमा करने के बाद, अब तो सोशल मीडिया बहुत तेज है, मैं बहुत खुश हुआ कि मैंने कोई बड़ा सा काम किया। पीएचडी जमा हो गई, उसके 5-6 महीने बाद जहाँ मैं जाता था वहाँ स्त्रियाँ परिचित हो गई थी, और बहुत ही आत्मीय तरीके से परिचित हो गई थी। कि एक महिला थी, मुझे अपना देवर कहने लगी थी, तो इतना ज़्यादा हमारा उनसे परिचय था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि इलाहाबाद में आरोपी बाग में वो मिली, और हमने पूछा कहाँ गई थी, आइए चाय पी लीजिए। उनके ससुर भी साथ में थे, तो वो चाय पीने लगी। कहाँ गई थी, तो बताया कचहरी गए थे भैया, ऐसे केस था। तो हम कहे कौन सा केस था, तो उन्होंने कहा कि जो मेरी बेटी है उसका रेप हो गया था। तो मैंने कहा कि मैं जाता था, आपने बताया नहीं। तो उन्होंने कहा कैसे बता दें। तो मुझे लगा कि मेरी मेहनत पे पानी फिर गया है। सोशल साइंटिस्ट जो हैं, पत्रकारों की तो बात नहीं करता, क्योंकि पत्रकार को रोज कहा जाता है एक स्टोरी लेकर आओ, बेचारा 10 साल लगाएगा और एक स्टोरी पर तो उसका क्या होगा। लेकिन जो रेगुलर उसी पर काम कर रहे हैं उन तक भी वो भरोसा नहीं पैदा हो पा रहा है कि उधर से कोई महिला अगर उसका रेप हो गया है तो किसी से वो बता दे कि मेरा रेप हो गया है, और वह जो कहे उसको समझ लिया जाए। तो सहने की बात, जो अंदर से जो पीड़ा है, जो दुख है, यह बात बताने के लिए भारत के 6% लोगों को ढूंढ रहे हैं, नोमैड्स, जिनको 1952 में कहा गया डिनोटिफाइड। पहले उनको कहा गया कि जनगणना अपराधी हैं, चोर हैं। फिर कहा गया, जैसे मुझे कहा गया अब तुम चोर नहीं रह गए। ये क्या बात हुई? 1952 में कहा गया कि अब तुम चोर नहीं रह गए। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि साहब हमसे हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट छीन लेंगे तो हम करेंगे क्या। अभी मतलब जुलाई 2024 में हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट है। दिल्ली में रहने वाले लोग, जो पार्टियां हैं, पार्टियों के जो अध्यक्ष हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, सोशल मीडिया योद्धा हैं, सब वो ये बात क्यों नहीं कहते कि साहब ये हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट खत्म कर दीजिए। हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट के तहत किसी शहर में जब चोरी हो जाती है, तो जैसे मान लीजिए चोरी होगी, तो आप लोग क्या कहेंगे, चोरी हो गई और ये लूट लिया गया, और पुलिस को काम करना चाहिए। पुलिस
अगर काम नहीं करेगी तो आप उसकी मिट्टी पर ही कर देंगे सोशल मीडिया पे। पुलिस करे क्या? पुलिस जाती है किसी ऐसी जगह पे जो पहले से ही चिन्हित है, पिछले 150 सालों से, यानी 1871 से जो चिन्हित है जगह, उस जगह पर पुलिस जाती है, इसी को पकड़ लाती है, जिससे कि ये जो नागरिकों का गुस्सा है वो खत्म हो जाए। और जब पुलिस जाती है तो इसमें तो कोई बताने की बात नहीं, सबसे पहला शिकार महिलाएं होती हैं, बच्चियां होती हैं, किशोरियां होती हैं और पुरुष होते हैं। उसके बाद